हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने सैटरडे संडे को वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल का जो भी मैंने नोट्स दिए थे वो सभी ने कॉपी पे लिख लिए हैं। फ़िलहाल अभी भी कुछ बच्चों के आए नहीं है मेरे पास, स्पेशली 12A1 बॉयज़ जो हैं उन्होंने किसी ने अभी तक कोई काम नहीं मुझसे चेक करवाया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, एटलीस्ट रिटन वर्क तो कर लीजिए। इसके बिना आप लोग कैसे करोगे, कैसे सिलेबस होगा पता नहीं, लॉकडाउन कब तक होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फटाफट अपना काम कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो अपने क्लासमेट से हेल्प ले लीजिए जिन्होंने काम कर लिया है। हम लोग वॉटसन एंड क्रीक मॉडल कर रहे थे, मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए सिखाया था कैसे ड्रॉ करना है। आप लोगों ने ड्रॉ करके भी दिखाया है। बस जब आप ड्रॉ करोगे तो मेजर एंड माइनर ग्रुप का आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल है, इस मॉडल के जो हमने डायमेंशंस थी वो हमने कर ली हैं। बस बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे हैं, क्या हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो वो आपने कैसे करने हैं वो देखिए फटाफट। तो सबसे पहला जो फीचर है वो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने आप लोगों को नोट्स में लिख के भी दिया है पॉइंट वाइज, तो वो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए। वो पॉइंट्स आपको वैसे तो समझ में आ गए हैं, उस दिन मैंने करवा भी दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको वो पॉइंट्स करवा रही हूँ। इसके अंदर मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव्स बनेंगे, ठीक है। इसकी डायमेंशन जो है थ्रू आउट 20 एंगस्ट्रॉम रहेगी। आपका जो एक टर्न है वो एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव कंप्लीट होगा। उस एक टर्न के अंदर हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर्स हैं 10 आएंगे, तो दो न्यूक्लियोटाइड के पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। ओके, उसके बाद हमने ये बताया था कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वो ये कहता है कि जो शुगर एंड फॉस्फेट है वो आपकी बैकबोन बना रहा है डीएनए की। जो सेंट्रल पार्ट है आपका, वो सेंट्रल पार्ट आपका बना रहा है नाइट्रोजनस बेसिस, और सबसे बीच में आपका जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है? ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। अब नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रूल ये कहता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ करेगा? थायमिन के साथ करेगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर थायमिन है तो वो एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, तो और जो तीसरा है वो ये कहता है कि जो सी है ये आपका बनाएगा ग्वानिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन सी के साथ ट्रिपल। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसेस हैं। सिंपल सी बातें हैं, बस टर्म्स को याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कहाँ यूज़ किया था, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है पोलैरिटी। अब देखिए, जब भी हम डीएनए बोलते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था डीएनए, वहाँ पे हम डीएनए में बोलते थे उसकी एक डायरेक्शन होती है 5 to 3 डायरेक्शन या फिर 3 to 5 डायरेक्शन, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अभी हम आगे रेप्लिकेशन करेंगे, वहाँ पर देखना इसका बड़ा रोल आएगा, 3 to 5 क्या है और 5 to 3 क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई है। अब देखिए, मैं आती हूँ केमिकल नेचर पे। हमने उस दिन ये वाला डायग्राम किया था, केमिकली आपका ये कैसे होता है। इसी चीज़ को मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि 5 और 3 की डायरेक्शन कैसे आई। देखिए, ये मेरा एक सपोज कीजिए कि ये एक नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला, ठीक है ना। एक नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया आपका 5th कार्बन। तो 5वें कार्बन पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, मान लिया ये बात, 5वें कार्बन पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है, उसके पास भी आपका 5वें जो कार्बन है उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच कैसे होते हैं? ऊपर वाला जो है उसके जो 3rd कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ना, ऊपर H है, OH है,
याद करो डीऑक्सीराइबोज शुगर बनवाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर HOH होता है, तो ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये इसके साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में अपना एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट आ जाएगा, कोई भी आएगा। सपोज करो ये आपका पहला है, बीच में बहुत सारे हैं, ये आखिरी आ गया। पहला वाला जो फॉस्फेट है, उस जो 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा है वो उसके ऊपर कोई और वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में अटैच नहीं है, इसलिए इस फॉस्फेट को हम कहते हैं 5 एंड। ये 5 एंड पे है डीएनए का। अब देखिए नीचे वाला एंड, इस नीचे वाले एंड पे जो 3 कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो किसी फॉस्फेट के साथ में अटैच नहीं है, तो हम लिखने के लिए लिख देते हैं, कुछ ना कुछ डिनोट तो करना पड़ेगा सिंबल हमने, एंटी पोलैरिटी दिखाने के लिए, ठीक है, सॉरी एंटी पैरेलल है ये दिखाने के लिए। तो ये डायरेक्शन आ गई 5 एंड की, इसको हम कहते हैं 3 एंड। समझ में आया 5 एंड और 3 एंड क्या हुआ? 5 एंड वो एंड है जहां पर फॉस्फेट के साथ में 3rd कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। और 3 एंड वो एंड है जहां पर हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ में अटैच नहीं है, ये खाली है, ये इधर खाली है। बात आ जाती है अब इस दूसरे साइड की। देखो इस दूसरे साइड पे क्या है, यहाँ पर ये जो मेरा फॉस्फेट है ये लगा हुआ है, इसका ये जो 3 एंड है यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, इस बेचारे के साथ ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये एंड कौन सा हो जाएगा? 3 एंड, क्योंकि 3 एंड पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो किसी फॉस्फेट के साथ नहीं अटैच्ड है। डन। उसके बाद ये वाला जो फॉस्फेट है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। अब इसका जो फॉस्फेट है उसके नीचे तो कोई न्यूक्लियोटाइड है नहीं, एंड है समझ लीजिए, तो क्या होगा ये वाला एंड बताओ? 5 एंड। सिंपल। तो 3 एंड और 5 एंड क्या है समझ में आए? बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है इसके अंदर, इतना ज्यादा उलझे पुलझा मत हुआ करो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना बहुत सिंपल पॉइंट है, और शर्त लगा लो तुम्हारे जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक तुम में से कोई ना कोई ये पॉइंट मुझसे बार बार पूछता रहेगा, मैम 5 एंड और 3 एंड बता दो ये क्या होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है और बस इतनी ही चीज है। और इस तरीके से यानी कि डीएनए आप कभी भी कितना छोटा कितना बड़ा बना लो, उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनकी पोलैरिटी ऐसे ही आएगी, यानी कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में होगा और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे और लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा हम ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन पढ़ेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन, और लेफ्ट से राइट की पढ़ेंगे। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो पहले मैं इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताऊंगी लेफ्ट वाले की, और फिर राइट वाले की। ये थोड़ा सा सिंपल लॉजिक है जो आप लोगों को आगे रेप्लिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन आता है, चारगाफ रूल। शायद मैंने नोट्स में दे दिया है आपको, या नहीं दिया तो मैं अभी दे दूंगी। पहले फिलहाल चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ी सिंपल सी उन्होंने बड़ी सिंपल सी कुछ बातें की। पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई जितने हमारे डीएनए के अंदर प्यूरिन है उतने ही हमारे पिरामिडिन भी होंगी, ठीक है। जितने प्यूरिन है उतने पिरामिडिन। प्यूरिन क्या है? जैसे सपोज करो ए है और पिरामिडिन क्या है? टी है ना। तो भाई जितने ए होंगे इसके अंदर, जितने भी ए आ रहे हैं उतने ही टी होंगे, सिंपल सी बात है या नहीं? है ना। अब जितने आपके जो और कौन है प्यूरिन? जी, जितने जी होंगे उतने ही इक्विवेलेंट में, ये मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ, डबल बॉन्ड का साइन नहीं लगा रही, ठीक है, उतना ही आपका सी होगा। सिंपल सी बात है, बोलो कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जितने प्यूरिन होंगे किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रही हूँ, कोई भी एक डीएनए सैंपल है उसके अंदर आपका जितना एडेनिन होगा उतना ही, जितना प्यूरिन होगा उतना ही आपका पिरामिडिन होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कहते हैं कि जो आपका प्यूरिन और पिरामिडिन है उसके अंदर आप लोगों को अब क्या कहते हैं कि ये
एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, उसमें आपको या तो एडेनिन की बता देंगे, तो आपसे वो पूछेंगे भाई बताओ थायमिन का कितना परसेंटेज है, उतनी ही परसेंटेज होगी। उसके बाद आपसे जो एक और जो चारगाफ का रूल है, वो जो रूल है वो ये कहता है कि आपका जितना जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन के हो गया, जितना एडेनिन है, थायमिन, साइटोसिन है, उतना ग्वानिन के बराबर में